जब बेटा शैतान बन जाए। रात का समय था। गांव में अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। लेकिन एक घर के भीतर उजाला नहीं, एक साजिश पल रही थी। एक 19 साल का लड़का मोहम्मद आसिफ लकड़ियों पर हथौड़ा चला रहा था, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो। लेकिन वह दरवाजा जिंदगी का नहीं था, मौत का था। उसने एक एक ताबूत अपने हाथों से बनाए, लेकिन वो किसी गैर के लिए नहीं थे। वो ताबूत बने थे उसके अपने माँ बाप, बहन और दादी के लिए। सोचिए, जब कोई बेटा अपनी ही माँ को नींद में उठाकर ताबूत में बंद कर दे, क्या इससे बड़ा शैतान कोई हो सकता है। इस कहानी में सिर्फ खून नहीं बहा, बहा है भरोसे का लहू, रिश्तों की चीखें और इंसानियत का कत्ल। और सबसे चौंकाने वाली बात, हत्यारा आखिर में मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे अफसोस नहीं, फकर हो। आज मैं आपको वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मालदा के 16 माइल गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गई। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को दहला दिया, जहां बेटा बना कातिल और भाई लाशों के बीच जिंदा बचा। दोस्तों, जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल को झकझोर देगी। पश्चिमी बंगाल का मालदा जिला मालदा सिटी से करीब 25 किलोमीटर दूर कालीचायक थाना क्षेत्र में बसा है 16 माइल गांव। एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती हैं, पक्षी चहचहाते हैं और मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती है। गांव के लोग साधारण हैं, किसान, मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और बच्चों की हंसी से गलियां गूंजती हैं। लेकिन इस गांव में एक घर ऐसा है जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से एक तूफान तैयार हो रहा था। यह घर था जावेद अली का। जावेद अली 53 साल के एक मेहनती इंसान। उनके पास कुछ जमीन थी, कुछ छोटी मोटी दुकानें थी जिनसे परिवार का खर्च चलता था। जावेद की पत्नी ईरा बीबी 36 साल की एक समर्पित गृहिणी थी। वह अपने बच्चों को हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती थी। उनकी बेटी रीमा खातून 16 साल की स्कूल में पढ़ती थी। रीमा एक होनहार लड़की जो सपने देखती थी वह एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगी। जावेद का छोटा बेटा आरिफ अभी बच्चा ही था। वह अपनी मासूमियत और शरारतों से घर में हंसी बिखेरता था। और फिर थी जावेद की माँ नूर बेवा, 72 साल की, जो परिवार की नींव थी। उनकी सलाह के बिना घर में कोई बड़ा फैसला नहीं होता था। लेकिन इस परिवार में एक और शख्स था, मोहम्मद आसिफ, जावेद का बड़ा बेटा। 19 साल का आसिफ बाहर से देखने में एक साधारण सा लड़का था। वह गांव में अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता, कभी कभी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और अपनी बहन रीमा को स्कूल छोड़ने जाता। लेकिन आसिफ की आंखों में कुछ ऐसा था जो कोई नहीं देख पाया। एक बेचैनी, एक गुस्सा, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे उसे अंदर से जला रही थी। जावेद अली का परिवार बाहर से भले ही खुशहाल दिखता था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। जावेद की जमीन और दुकानों को लेकर परिवार में छोटे मोटे विवाद चल रहे थे। नूर बेवा चाहती थी कि सारी संपत्ति जावेद के नाम रहे, क्योंकि वह परिवार का मुखिया थी। लेकिन आसिफ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सोचता था अब वह जवान हो चुका है और उसे भी उस संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। आखिर वह अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता था, दुकानों में काम करता था। उसे लगता था वह अपने हिस्से का हक मांगने वाला हकदार है। जावेद और आसिफ के बीच अक्सर इस बात को लेकर बहस होती थी। जावेद कहते, आसिफ अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने और मेहनत करने की है, संपत्ति की बात बाद में सोचेंगे। लेकिन आसिफ के लिए जवाब काफी नहीं था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था उसका परिवार उसे कम आंक रहा है, उसकी इच्छाओं को कुचल रहा है। इसके अलावा आसिफ का एक और राज था। गांव में उसका सुल्ताना नाम की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था। सुल्ताना और आसिफ अक्सर छिप छिप कर मिलते थे, कभी गांव के बाहर आम के बागों में, कभी सुनसान गलियों में। आसिफ को लगता था सुल्ताना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन जब यह बात जावेद और इरा को पता चली तो उन्होंने इसका सख्त विरोध किया। जावेद ने आसिफ को साफ कह दिया, तू अभी पढ़ाई पर ध्यान दे, ऐसी बातों के लिए वक्त नहीं है। इरा बीबी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, पहले अपने पैरों पर खड़ा हो, फिर ऐसी बातें सोचना। लेकिन आसिफ के लिए यह समझाइश एक दीवार बन गई।
उसे लगता था उसका परिवार उसकी आज़ादी छीन रहा है। वह सुल्ताना से शादी करना चाहता था, उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन परिवार की मंजूरी के बिना यह मुमकिन नहीं था। और फिर संपत्ति का मुद्दा। आसिफ को लगता था अगर उसे अपने हिस्से की संपत्ति मिल जाए वह सुल्ताना के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन जावेद और निर्बेवा की जिद थी, संपत्ति अभी नहीं बांटी जाएगी। दिन बीतते गए और आसिफ के मन में गुस्सा बढ़ता गया। वह रात रात भर जागता, अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी ने नहीं देखी। वो अपने परिवार को अब अपनी राह में रुकावट मानने लगा था। उसे लगता था अगर वह अपने पिता, माँ, दादी और बहन से छुटकारा पा ले तो सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी और फिर वह सुल्ताना के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है। यह सोच धीरे धीरे एक खौफनाक साजिश में बदल गई। आसिफ ने फैसला कर लिया कि वह अपने परिवार को खत्म कर देगा, लेकिन सवाल यह था कैसे। आसिफ कोई साधारण लड़का नहीं था, वह चालाक था और उसने अपनी योजना को बहुत सावधानी से बनाया। उसने तय किया कि वह अपने परिवार को एक एक करके बेहोश करेगा और फिर उनकी हत्या करेगा। लेकिन शवों का क्या, वह उन्हें छिपाना चाहता था ताकि किसी को शक न हो। इसके लिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आसिफ ने अपने घर के पीछे बने 2 मंजिला गोदाम को चुना। यह गोदाम पुराना था और वहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। उसने कई दिनों पहले से वहां लकड़ी के तख्ते, कीले और कुछ औजार जमा करने शुरू कर दिए। वह रात चुपके से गोदाम में जाता और कुछ बनाता। अगर कोई पूछता तो वह कहता बस कुछ पुराना सामान ठीक कर रहा हूं, लेकिन असल में वह बना रहा था ताबूत। जी हाँ, ताबूत। और ये ताबूत किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके अपने परिवार के लिए थे। 28 फरवरी 2021 सुबह के 6 बजे 16 माइल गांव धीरे धीरे जाग रहा था। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थी। मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। जावेद अली अपने खेतों की ओर निकलने की तैयारी कर रहे थे। ईरा बीबी रसोई में रीमा के साथ नाश्ता बना रही थी। नूर बेवा अपनी चारपाई पर बैठकर दुआएं पढ़ रही थी और आसिफ, वह सुबह कुछ अलग ही मूड में था। वह सुबह 6 बजे से ही गोदाम में था। वहां वह लकड़ी के तख्तों को काट रहा था, कीलें ठोक रहा था। अगर कोई उसे देखता तो शायद सोचता वह कोई सामान्य काम कर रहा है, लेकिन असल में वह अपनी साजिश का पहला कदम उठा रहा था। आसिफ ने पहले से ही कुछ नींद की गोलियां जमा कर रखी थी जिन्हें वह अपने परिवार को देने वाला था। उसने सोचा वह सबको पहले बेहोश करेगा, फिर उनकी हत्या करेगा। उसने यह भी तय कर लिया वह शवों को ताबूत में बंद कर देगा और फिर उन्हें पास की नदी में बहा देगा ताकि किसी को शक न हो। उसकी योजना इतनी सटीक थी कोई सोच भी नहीं सकता था एक 19 साल का लड़का इतना खौफनाक सोच सकता है। दोपहर के करीब 12 बजे जावेद खेतों से लौट आए थे। पूरा परिवार एक साथ खाने की मेज पर बैठा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। ईरा बीबी ने पराठे और सब्जी परोसी थी। रीमा अपने स्कूल की बातें बता रही थी और आरिफ अपनी शरारतों से सबको हंसा रहा था। जावेद ने आसिफ से पूछा, बेटा तू सुबह से गोदाम में क्या कर रहा था? आसिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस कुछ पुराना सामान ठीक कर रहा था। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो इतना शांत था कोई सोच भी नहीं सकता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन उसकी इस मुस्कान के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। आसिफ ने पहले ही खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। उसने यह सुनिश्चित किया था हर किसी को खाने के साथ दवा मिल जाए। जैसे ही परिवार ने खाना शुरू किया, आसिफ चुपके से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वह देख रहा था कब उसकी दवा असर दिखाएगी। थोड़ी देर बाद ईरा बीबी को चक्कर आने लगे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, शायद ज्यादा थक गई हूँ। जावेद ने भी अपनी आंखें मलते हुए कहा, हाँ मुझे भी नींद सी आ रही है। रीमा और नूर बेवा भी धीरे धीरे सुस्त होने लगी। केवल आरिफ जो सबसे छोटा था अभी भी सामान्य लग रहा था। आसिफ ने सोचा कि शायद उसकी दवा की मात्रा कम थी, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था उसका समय आएगा। करीब दोपहर के 2 बजे पूरा परिवार अब नींद की गोलियों के असर में था। ईरा बीबी और रीमा रसोई में ही सो गई थी। जावेद अपने कमरे में लेट गए थे और नूर बेवा अपनी चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। आसिफ ने एक बार पूरे घर का मुआयना किया। उसने सुनिश्चित किया
कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आसपास न हो। फिर वह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। उसने सबसे पहले अपनी माँ ईरा बीबी को उठाया। वह उन्हें गोदाम की ओर ले गया। ईरा बीबी इतनी सुस्त थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गोदाम में पहुंचकर आसिफ ने उसकी गर्दन पर एक रस्सी डाली और उसे कस दिया। ईरा बीबी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, वो चुपचाप इस दुनिया से चली गई। आसिफ ने उनके शव को पहले ताबूत में रखा, पॉलिथीन से ढका और ढक्कन में कीलें ठोंक दी। उसने ताबूत में एक छोटा सा छेद छोड़ा ताकि बाद में उसमें पानी भर सके। इसके बाद उसने रीमा को उठाया, उसकी छोटी बहन जो कभी उससे स्कूल की बातें शेयर करती थी, वह अब उसके लिए बस एक रुकावट थी। उसने रीमा के साथ भी वही किया, उसकी गर्दन दबाई और फिर उसे दूसरे ताबूत में बंद कर दिया। फिर बारी आई जावेद की। जावेद जो आसिफ के पिता थे, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन आसिफ के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसने जावेद को भी इसी तरह खत्म कर दिया, तीसरे ताबूत में बंद कर दिया। अब बची थी नूर बेवा, आसिफ की दादी। वह बुजुर्ग महिला जो हमेशा परिवार को एकजुट रखने की बात करती थी। आसिफ ने उनके साथ भी कोई रहम नहीं किया। उसने उनकी भी हत्या कर दी और चौथे ताबूत में बंद कर दिया। शाम के करीब 5 बजे आसिफ अब थक चुका था, लेकिन उसकी साजिश अब पूरी नहीं हुई थी। उसे अभी आरिफ को भी खत्म करना था। उसने आरिफ को उठाया, जो अभी भी नींद में था, उसे गोदाम में ले जाकर एक ताबूत में डाल दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने आसिफ की योजना को हिला दिया। ताबूत में बंद होने के बाद आरिफ ने हलचल शुरू कर दी। शायद दवा का असर उस पर कम था। आसिफ ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली, जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। उसने ताबूत की ओर इशारा किया, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। पड़ोसियों को शक होने लगा था। शाम 6 बजे के करीब जावेद अली के घर के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ लग रहा था। सुबह से उन्होंने जावेद, ईरा बीबी या रीमा को घर के बाहर नहीं देखा था। पड़ोस में रहने वाले शीश मोहम्मद, जो जावेद के रिश्तेदार भी थे, को सबसे पहले शक हुआ। उन्होंने देखा कि आसिफ बार बार गोदाम की ओर जा रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी। शीश मोहम्मद ने अपनी पत्नी से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। जावेद का पूरा परिवार पूरे दिन दिखा ही नहीं। शीश मोहम्मद ने गांव के कुछ और लोगों को बुलाया और सबने मिलकर गोदाम के आसपास देखने का फैसला किया। तभी उन्हें गोदाम के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हलचल कर रहा हो। शीश मोहम्मद ने तुरंत काली चाय थाने को फोन किया, आप जल्दी आइए, जावेद के घर में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस को बताया। शाम 7 बजे के करीब काली चाय थाने से पुलिस की एक जीप जावेद के घर के सामने रुकी। पुलिस के साथ गांव के लोग भी मौजूद थे। आसिफ गोदाम के बाहर खड़ा था और उसका चेहरा अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, आसिफ तुम्हारा परिवार कहाँ है? कोई घर में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आसिफ ने जवाब दिया, सब लोग घर में ही हैं, शायद सो रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी, जो पुलिस को खटक गई। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला। जावेद का कमरा खाली था। रसोई में बर्तन वैसे ही पड़े थे जैसे कोई जल्दी में छोड़कर चला गया हो। लेकिन जब पुलिस गोदाम में पहुंची, वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। गोदाम में 4 लकड़ी के ताबूत रखे थे, जिनमें एक में हल्की सी हलचल हो रही थी। पुलिस ने तुरंत ताबूतों को खोलने का आदेश दिया। पहला ताबूत खोला गया और उसमें ईरा बीबी का शव मिला। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी गर्दन पर रस्सी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरा ताबूत खोला गया और उसमें रीमा थी। उसकी मासूमियत अब उसके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं थी। तीसरे ताबूत में जावेद अली का शव था और चौथे में नूर बेवा का। लेकिन 5वां ताबूत, वह ताबूत जिसमें आरिफ था, उसमें से हल्की सी आवाज आ रही थी। पुलिस ने जल्दी से ढक्कन खोला और वहां आरिफ मिला, जो अभी भी जिंदा था, सुस्त था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस ने तुरंत आरिफ को बाहर निकाला और उसे अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था की। गांव में मौजूद लोग यह नजारा देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ औरतें रोने लगी और पुरुषों ने भी आसिफ को घेर लिया। आसिफ अब भी चुपचाप था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। वह बस खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पुलिस ने आसिफ को तुरंत हिरासत में लिया। जब उनसे पूछताछ शुरू हुई तो आसिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप बैठा रहा और कभी कभी एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती थी।
पुलिस को गोदाम में पॉलीथीन, रस्सियां और कुछ औजार मिले जो आसिफ ने हत्याओं के लिए इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा एक पिस्तौल भी बरामद हुई जिसे आसिफ ने आरिफ के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। पुलिस ने गोदाम की गहन जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम ने ताबूतों की जांच की और पाया कि सभी शवों की मौत गला घोटने से हुई थी। खाने में नींद की गोलियों के अवशेष भी मिले जो आसिफ ने इस्तेमाल किए थे। पुलिस को यह भी पता चला कि आसिफ ने ताबूतों में छोटे छोटे छेद बनाए थे ताकि वह उनमें पानी भर सके और शवों को नींद में बहा सके। उसकी योजना इतनी सटीक थी कि अगर आरिफ की हलचल ने पड़ोसियों का ध्यान नहीं खींचा होता तो शायद वह अपनी साजिश को पूरा कर लेता। पुलिस की शुरुआती जांच में एक और नाम सामने आया, सुल्ताना। वह लड़की जिसके साथ आसिफ का प्रेम संबंध था। पुलिस ने सुल्ताना से पूछताछ की लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसे आसिफ की इस साजिश के बारे में कुछ पता था। उसने बताया कि आसिफ उसे अक्सर मिलता था और वह अपने परिवार से नाराज रहता था। वह कहता था उसका परिवार उसकी आज़ादी छीन रहा है और संपत्ति का हिस्सा चाहता था। लेकिन सुल्ताना ने कहा उसने कभी नहीं सोचा था आसिफ इतना बड़ा कदम उठा लेगा। पुलिस को सुल्ताना पर शक था लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। जावेद अली के परिवार की हत्या की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उनके घर के बाहर जमा होने लगे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ गुस्से में आसिफ को गालियां दे रहे थे। शीश मोहम्मद जो जावेद के रिश्तेदार थे सदमे में थे। उन्होंने कहा आसिफ ऐसा कैसे कर सकता है, वह तो हमेशा हंसता मुस्कुराता था, यह तो शैतान का काम है। गांव के लोग इस बात से हैरान थे एक 19 साल का लड़का इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी और कोई और भी इस साजिश में शामिल था, लेकिन पुलिस ने इन अफवाहों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पुलिस की जांच अब पूरी रफ्तार में थी। आसिफ को मालदा जेल में भेज दिया गया और उसके खिलाफ 4 हत्याओं का केस दर्ज किया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स में साफ कर दिया सभी की मौत गला घोटने से हुई थी और खाने में नींद की गोलियों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने गोदाम से बरामद औजारों, पॉलीथीन और पिस्तौल को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया। शीश मोहम्मद और अन्य पड़ोसियों ने गवाही दी। उन्होंने आसिफ को गोदाम के आसपास अजीब हरकतें करते देखा था। मालदा की जिला स्तर अदालत में आसिफ का मुकदमा शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान आसिफ ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। वह कोर्ट में चुपचाप बैठा रहता था और जब जज ने उससे सवाल पूछे तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने यह सब संपत्ति के लिए किया। उसकी इस ठंडी प्रतिक्रिया ने कोर्ट में मौजूद सभी को हैरान कर दिया। 18 मई 2025 को मालदा की जिला स्तर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज सुभायु बनर्जी ने कहा मोहम्मद आसिफ ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों जावेद अली, इरा बीबी, रीमा खातून और नूर बेवा की निर्मम हत्या की। यह अपराध इतना जघन्य है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। आसिफ को 4 हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आसिफ ने सजा सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप खड़ा रहा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आसिफ के वकील ने कोलकाता हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की जो अभी लंबित है। आसिफ वर्तमान में मालदा जेल में बंद है और उसका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इस त्रासदी का सबसे बड़ा शिकार था आरिफ, जावेद का छोटा बेटा, जो इस हत्याकांड में चमत्कारिक रूप से बच गया। आरिफ को अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी मिल गई, लेकिन इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह अब अपने मामा शीश मोहम्मद के साथ झारखंड में रहता है। वह इस त्रासदी के बारे में बात नहीं करता। शीश मोहम्मद के मुताबिक आरिफ रात भर जागता रहता है और अक्सर अपने परिवार को याद करके रोता है। वह एक मासूम बच्चा था जिसने अपने पूरे परिवार को एक ही पल में खो दिया। यह कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है परिवार में संवाद की कमी, लालच और गुस्सा कैसे एक त्रासदी को जन्म दे सकते हैं। आसिफ ने यह सब संपत्ति के लालच में किया और शायद सुल्ताना के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन क्या यह लालच इतना बड़ा था? उसने अपने पूरे परिवार को खत्म करना पड़ा। क्या कोई समय रहते आसिफ को समझा पाता तो यह त्रासदी टल सकती थी? इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। हमें अपने परिवारों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों को सुलझाना चाहिए ताकि वे एक दिन इतनी बड़ी न बन जाएं कि आसिफ जैसा कदम उठा लें। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आसिफ मानसिक रूप से बीमार था या सिर्फ लालच था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? क्या आसिफ ने यह सब अकेले किया या उसके पीछे कोई और साजिश थी? क्या सुल्ताना इसमें शामिल थी या वह सिर्फ एक बहाना थी? और सबसे जरूरी,
आपके परिवार में क्या कोई ऐसी बात है जो समय रहते सुलझानी चाहिए? कमेंट में बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मालदा के 16 माइल गांव की नहीं है। यह हर उस परिवार की कहानी है जहां संवाद की कमी एक त्रासदी को जन्म दे सकती है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये क्राइम की सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।